जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित तथ्यों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करने से पहले पता बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती है, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक विजय साबित हुआ, जिससे उसने शुरुआती दौर में भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर भागीरथी नदी के पूर्वी तट पर लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव जो है के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैनिकों ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। अंततः नवाब की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 के बीच किसके बीच में लड़ा गया। इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण जो है हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ मैत्री संबंध था। इस युद्ध में जो मराठे और निजाम हैदर अली की तरफ से थे। युद्ध का समापन जो है 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत हुआ। इस संधि की शर्तें हैदर अली के पक्ष में थी। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, इसमें पूछा गया कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के क्राउन के अधीन कर दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत को इंग्लैंड क्राउन के अधीन कर दिया गया। इसके तहत इंग्लैंड के निर्देशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। उनके स्थान पर भारत के राज्य सचिव के पद पर और भारत परिषद की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 4 में हमारा पूछा गया है कि निम्न में से किस अधिनियम ने ईसाई मशीनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रसार करने की सुविधा दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, 1813 का चार्ट एक्ट। 1813 के चार्ट एक्ट ने ईसाई मशीनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रसार करने की सुविधा दी। इस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया कि 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, सिराज उद दौला को। 1757 के प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को ब्रिटिश सेना ने हराया था। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1857 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। इसका मुख्य कारण है कि सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ने गद्दी के लालच में विश्वासघात किया था और अंग्रेजों से मिल गया था। इस युद्ध में जो वफादार सेना नायक जो है मीर मदान और मोहनलाल थे, जिनकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया कि 15वीं शताब्दी के दौरान सभी विदेशी कंपनियां एक जैसी चीजों को खरीदने में रुचि रखती थी, जैसे कि भारत में तैयार किए जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला
जिसका उपयोग में बड़ा बाजार था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी बहुत मांग थी। इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन डी, कपास और रेशम। 15वीं शताब्दी के दौरान सभी यूरोपीय कंपनियां एक जैसी वस्तुएं खरीदने में रुचि ज़्यादा रखते थे, क्योंकि वे वस्तुएं भारत में सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली होती थीं। इन वस्तुओं को ले जाकर यूरोपीय कंपनियां अधिक मुनाफा कमाती थीं तथा जहां यहां से प्राप्त कच्चे माल को एक नया उत्पाद बनाकर भारत जैसे बड़े बाजार में बेचते थे, जिससे उनको अधिक लाभ प्राप्त होता था। यह वस्तुएं थीं कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि थीं। प्रश्न संख्या 7 में हमारा पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, दिनसा वाचा आदि शामिल थे। प्रश्न संख्या 8 में हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाते हैं? निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्षता की थी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी। इन्होंने ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत भी दिया था। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न संख्या 10 में हमारा पूछा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। जुलाई 1892 में दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वह हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बॉम्बे अब मुंबई में है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इनका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक भारत के इतिहास में हुई घटनाओं का पहले से लेकर बाद में हुई घटना के हिसाब से सही क्रम बताता है? इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी। सबसे पहले हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उसके बाद होम रूल आंदोलन का गठन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या जो ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा गया है कि सूची 1 में दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं को सूची सेकंड में दिए गए घटित होने वाले वर्ष से सुमेलित करें। तो पहला हमारा है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में की गई थी। यह सही मिलान है। कर्णवाली संहिता का अधिनियम जो है 1793 में किया गया था। यह भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 1773 ईस्वी में की गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला चौथा। और चौथा हमारा दिया ब्रिटिश द्वारा दक्कन का अधिग्रहण जो है 1818 ईस्वी में किया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला का पहला, बी का हमारा हो जाएगा दूसरा, सी का हमारा हो जाएगा चौथा, डी का हमारा हो जाएगा तीसरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा गया है कि औपन औपनिवेशिक भारत में हड़प नीति के जन्मदाता कौन थे? औपनिवेशिक भारत में हड़प नीति के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन में लागू की गई थी। एक नीति थी। हड़प नीति ब्रिटिश इंडिया कंपनी की भारत में अपने नियंत्रण को सुदृढ़ और विस्तारित करने की इच्छा से उत्पन्न की गई थी। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश संसद में महानियोग विचारण का सामना किया था? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश संसद में महानियोग विचारण के सामना किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पर भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप में ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया। मुकदमा जो है 1788 ईस्वी में शुरू हुआ था और 7 साल तक चला था तथा 1795 ईस्वी में उन्हें बरी कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश संसद में महानियोग विचारण का सामना किया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पर भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप में ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया। मुकदमा जो 1788 ईस्वी में शुरू हुआ और 7 साल तक चला तथा 1795 ईस्वी में उन्हें बरी कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16। इसमें पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हड़प नीति के तहत किस राजशाही का मेलन नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मैसूर में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हड़प नीति के तहत मैसूर राजशाही का अधिमेलन नहीं किया गया था। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नीति थी जिसके कारण भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ। इससे सतारा जो 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संबलपुर 1839 ईस्वी में, उदयपुर जो है 1852 ईस्वी में और झांसी जो है 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में राज्यों को अधीन कर लिया गया। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग जो है ब्रिटिश संसद में महाभियोग विचरण का सामना करने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा दिया है वारेन हेस्टिंग को महाभियोग विचारण में बरी कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। वारेन हेस्टिंग ब्रिटिश संसद में महाभियोग विचारण का सामना करने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1787 ईस्वी में एडमंड बर्क और विंग ने वारेन हेस्टिंग पर उनकी प्रशासनिक जाति
ज्यादतियों के लिए संसद में महाभियोग चलाया और 1795 तक चली लंबी सुनवाई के बाद वारेन हेस्टिंग को बरी कर दिया गया। अतः दोनों कथन हमारा सही है। प्रश्न संख्या 18 में हमारा पूछा गया है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक राज्य किया था। इसने भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत जो है मुंबई से थाड़े के मध्य की थी। दूसरी लाइन जो रेलवे लाइन जो कलकत्ता में से रानीगंज के मध्य चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विद्युत तार सेवा, शिक्षा संबंधी सुधार, सैन्य सुधार आदि कार्य किए गए थे। प्रश्न संख्या 19 हमारा पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किस मुगल सम्राट को क्रांति का नेता घोषित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय को। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 की महान क्रांति से शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ से। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है मेरठ से की गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 एनआई ने किया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री पामस्टन थे। प्रश्न संख्या 21 हमारा पूछा गया है, निम्न में से किस वर्ष क्रांतिकारियों ने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 1857 ईस्वी में। वर्ष 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विद्रोह किया था। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र जो हैं ये निम्नलिखित थे। पहला हमारा दिल्ली, इसके जो नायक थे बहादुर शाह जफर और बख्ता खान थे। दूसरा केंद्र जो हमारा कानपुर था, यहाँ के नायक जो है नाना साहब थे। तीसरा हमारा केंद्र लखनऊ था, यहाँ के जो नायक थे बेगम हजरत महल थी। और चौथा केंद्र हमारा जो है इलाहाबाद था, इसके जो नायक थे लियाकत अली जी थे। प्रश्न संख्या 22 में हमारा पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया ने कब उद्घोषणा की कि भारत ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उनके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शामिल शासित होगा। इसका सही आंसर जो ऑप्शन है 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को उद्घोषणा की कि भारत ब्रिटिश सम्राट द्वारा उनके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी आधिपत्य और ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित हो गई। परिणाम स्वरूप जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। इसमें हमारा पूछा गया है कि पाइका विद्रोह जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था, भारत के किस भाग में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में। ओडिशा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध 1817 ईस्वी में पाइका जाति के लोगों द्वारा एक सशस्त्र व्यापक आधार वाला और संगठित विद्रोह किया गया, जिसे पाइका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह जो है बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी,
स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है। स्वामी विवेकानंद ने ही 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत और सनातन का प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया कि उद्बोधन नाम समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने। उद्बोधन नाम समाचार पत्र की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। उद्बोधन नामक समाचार पत्र की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने जनवरी 1899 में की थी। उद्बोधन रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का एकमात्र बंगाली प्रशासन प्रकाशन था। इसके संस्थापक जो है त्रिगुणातीतानंद थे। वर्षों से यह एक प्रकाशन गृह के रूप में भी विकसित हुआ। रामकृष्ण और विवेकानंद के साहित्य के अग्रणी प्रशासकों में से एक बना रहा। इस समाचार पत्र का उद्देश्य जो है भारतीय सभ्यता के बारे में अपने संदेशों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना था। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया कि निम्नलिखित भारतीय सुधारकों में से किसने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगस्त 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिससे अंततः 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। व्यक्तिगत शुद्धता, मूर्ति पूजा का विरोध और सती प्रथा जैसी सामाजिक समस्याओं की आलोचना पर ब्रह्म समाज द्वारा जोर दिया गया था। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया कि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिकागो में। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ उन्होंने सभी धर्मों की एकता के विषय में कहा था। वर्ष 1894 ईस्वी में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भारतीय धर्म संदर्शन एवं प्रचार के लिए किया था। और 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण में अपना समय व्यतीत किया था, जिसमें किसानों के कार्यकाल की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसलों की खेती करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने की मांग की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में। वर्ष 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल, जो कि एक नील किसान थे, इन्होंने चंपारण में नील के किसानों की दुर्दशा से गांधी जी को अवगत कराया तथा उन्हें चंपारण आकर किसानों की मदद करने के लिए आमंत्रित किया था। फलस्वरूप गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अपना समय व्यतीत किया था तथा किसानों के कार्यकाल की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसलों की खेती करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने की मांग की थी। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान ने। वर्ष 1918 के भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने फिर भी किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांवों का दौरा
प्रारंभ किया। इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। यह आंदोलन सफल भी रहा। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि सबसे पहले घटित घटना को क्रम में सबसे पहले रखते हुए निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे घटित हुए हैं। पहला हमारा दिया है खिलाफत आंदोलन, दूसरा स्वदेशी आंदोलन, तीसरा होम रूल आंदोलन, चौथा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन लोगों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। सबसे पहले हमारा जो है स्वदेशी आंदोलन आया, उसके बाद होम रूल आंदोलन आया, उसके बाद हमारा खिलाफत आंदोलन है, उसके बाद हमारा सबसे अंत में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें पहला दिया है बरदौली में किसान आंदोलन। बरदौली में किसान आंदोलन जो है जो 1928 ईस्वी में किया गया था, यह हमारा कथन सही है। दूसरा हमारा जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह जो 1931 में भी किया गया था, यह भी कथन हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा है महात्मा गांधी का नोआखाली भ्रमण जो है 1946 में किया गया था, यह भी हमारा कथन सही है। और हमारा जो रोलेट एक्ट जो है 1921 में नहीं आया था, यह 1919 में आया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो कथन गलत है। रोलेट एक्ट जो सत्याग्रह जो है 1919 में आया था। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर जो जगह हमारा ऑप्शन सी हंटर आयोग की स्थापना किया गया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सर चिमनलाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान और अहमद खान एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग बनाया था। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा रॉलेट अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक राष्ट्रवाद विरोधी कानून था। यह मार्च 1919 में पारित किया गया था। यह एक विशेष अदालत के माध्यम से मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए लाया गया था, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इसे प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की नींव रखी तथा 14 फरवरी 1919 को सत्याग्रह का आयोजन किया। रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जुटी भीड़ पर जलियांवाला बाग में जनरल डायल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसको इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी तथा महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को भी वापस कर दिया था। प्रश्न संख्या 34 में हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं का कौन सा सही कालानुक्रम सही है। पहला हमारा है खिलाफत आंदोलन, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हमारा बरदौली में किसान आंदोलन, उसके बाद चौथा दिया रोलेट एक्ट। तो हमारा सही क्रम क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जो हमारा है रोलेट एक्ट सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में लड़ा गया था। और जो है बरदौली में किसान आंदोलन जो
1928 में किया गया था। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को भारत में किस दिन के रूप में मनाया जाना घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इसके तहत 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निश्चय किया गया। इस दिन भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरोध में स्वतंत्रता का संकल्प लिया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया। इसमें दिया प्रश्न संख्या 38 से 40 में दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए स्टैनली बाल बाल्डविन के तहत ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा एक समूह नियुक्त किया गया था। प्रतिष्ठित लिबरल वकीलों की संयुक्त अध्यक्षता में आयोग ने 7 सदस्य, 4 कंजर्वेटिव, 2 लेबराइट और 1 लिबरल शामिल थे। आयोग ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलनों में चर्चा की गई और इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 पर कुछ प्रभाव पड़ा। पूछा गया प्रश्न संख्या 30 में 36 में कि 1930 में प्रकाशित इस आयोग की रिपोर्ट में कितने खंड थे? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, 2 खंड थे। दिए गए गद्यांश का संबंध जो है साइमन कमीशन से है, जिसका गठन जो है 1927 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के उद्देश्य में किया गया। यह आयोग 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसने 2 खंडों में अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित की थी। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि दिए गए गद्यांश में चर्चा किए गए आयोग की नियुक्ति वर्ष किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1927 ईस्वी में की गई थी। दिए गए गद्यांश का संबंध जो है साइमन कमीशन से है, जिसका गठन 1927 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है कि दिए गए गद्यांश में निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइमन कमीशन का। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है कि उपर्युक्त आयोग के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत आया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल न होने के कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन सत्याग्रह 1930 में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआती गतिविधि कहा जाता है अथवा दांडी यात्रा, गांधी जी द्वारा 1930 में आयोजित किया गया था। इसके तहत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए मार्च निकाले। 6 अप्रैल 1930 को दांडी अरब सागर के तट पर पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। यहीं से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह या चावदार कथा सत्याग्रह 20 मार्च 1927 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महाड़, वर्तमान में रायगढ़ जिले, महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक तालाब में अछूतों को पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक सत्याग्रह
था। प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया कि वर्ष 1930 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले नेता कौन थे? इसका सही आंसर जो ऑप्शन है सूर्य सेन थे। सूर्यसेन के नेतृत्व में 65 युवक और युवतियों के साथ मिलकर भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में हमला कर दिया गया। यही घटना चटगांव आमर्री रेड के नाम से मशहूर हुई। 16 फरवरी 1933 ईस्वी में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दी गई। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया है कि उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचांग जारी किया जिसे सांप्रदायिक पंचांग कहा गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गईं जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस नए पंचांग में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया कि 8 अगस्त और किस वर्ष को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी 1942 ईस्वी। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस के सत्र के में पास किया गया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया था तथा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में बॉम्बे स्थित ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू हुई थी और उस समय घटना के बाद इसका नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। मुंबई का वह मैदान जहां अरोड़ा आसफ अली ने तिरंगा फहराया था अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और हेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेयर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। साइमन गो बैक का नारा जो है मेहर अली ने दिया था। प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया है कि औपनिवेशिक भारत में प्रकाशित किस समाचार पत्र पत्रिकाओं की स्थापना एम के गांधी द्वारा नहीं की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वंदे मातरम। औपनिवेशिक भारत में प्रकाशित वंदे मातरम समाचार पत्र की स्थापना एम के गांधी द्वारा नहीं की गई थी। इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। नवजीवन इंडियन ओपिनियन यंग इंडिया द हरिजन पत्र की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें पूछा गया कि बॉम्बे जो है
क्रॉनिकल की जो है स्थापना इसके संस्थापक कौन है? बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर जो है फिरोज शाह मेहता। अमृत बाजार पत्रिका का जो है उद्घाट संस्थापक कौन है? मोतीलाल घोष थे। और न्यू इंडिया के संस्थापक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और मूक नायक जो है इसके संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट जी हैं। तो बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना जो हमारा है फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया है। अमृत बाजार पत्रिका का जो संस्थापक जो है मोतीलाल घोष जी हैं। और न्यू इंडिया के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और मूक नायक के संस्थापक जो है एनी बेसेंट है। तो हमारा क्या जो पहला का हो जाएगा हमारा, दूसरा, बी का हमारा हो जाएगा चौथा, सी का हमारा हो जाएगा पहला, और डी का हमारा हो जाएगा तीसरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए फर्स्ट। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया है कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल गजट। ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत का पहला समाचार पत्र जो है अंग्रेजी में बंगाल गजट था, जिसे जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रारंभ किया। ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत का पहला समाचार पत्र जो है अंग्रेजी में बंगाल गजट था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रारंभ किया था। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो है उदंड मार्तंड था, जिसे कलकत्ता से 1826 ईस्वी में किशोर शुक्ल ने प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 49 में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए, थलास्सेरी का किला। थलास्सेरी का किला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में निर्मित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में थलास्सेरी का किला केरल ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किया गया था। 1708 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इस ऐतिहासिक स्मारक का उद्देश्य जो है मालाबार तट पर अपनी व्यापारिक गतिविधियों और संपत्तियों को सुरक्षित करना था। भरतपुर का किला का निर्माण 1732 ईस्वी में जाट शासक सूरजमल ने करवाया था। पुराना किला दिल्ली का निर्माण फिरोज शाह शीरों द्वारा शुरू किया गया था और बाद में इसे हुमायूं ने पूरा करवाया था। प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी, गोल गुम्बज का निर्माण अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया था। गोल गुम्बज जो है कर्नाटक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया। इसका निर्माण जो है आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के रूप में किया गया था। यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है और 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। प्रश्न संख्या 51 में पूछा गया है कि वर्ष 1911 ईस्वी में ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज फाइव के भारत में स्वागत के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा की स्मृति में किया गया था। उसकी आधारशिला 1911 ईस्वी में रखी गई थी और स्मारक का निर्माण 1924 ईस्वी में पूरा हुआ था। प्रश्न संख्या 55 में पूछा गया कि भारत में राशन प्रणाली का आरंभ बंगाल के अकाल के दौरान कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940 के दशक के दौरान।
भारत में राशनिंग की शुरुआत 1940 के दशक के बंगाल अकाल से शुरू हुई थी। हरित क्रांति से पहले 1960 के दशक की शुरुआत में भोजन की भारी कमी के मद्देनजर इस प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 53 में पूछा गया है कि गोवा को किस वर्ष में पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? गोवा को किस वर्ष में पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सैनिकों ने लगभग 450 वर्षों के औपनिवेशिक शासक को समाप्त कर गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया। 30 मई 1987 ईस्वी में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा गोवा आधिकारिक तौर पर भारत का 25वां राज्य बन गया। प्रश्न संख्या 54 में पूछा गया है कि साटा मारिया पिंटा और नीना शब्दों का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में राशन प्रणाली का आरंभ बंगाल के अकाल के दौरान किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1940 के दशक से। भारत में राशनिंग की शुरुआत 1940 के दशक के बंगाल अकाल से शुरू हुई। हरित क्रांति के से पहले 1960 के दशक की शुरुआत में भोजन की भारी कमी के दौरान इस प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया गया था। गोवा को किस वर्ष में पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सैनिकों ने लगभग 450 वर्षों के औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्रदान किया था। 30 मई 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा गोवा आधिकारिक तौर पर भारत का 25वां राज्य बन गया। प्रश्न संख्या 55 में पूछा गया है कि साटा मारिया पिंटा और नीना शब्दों का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये कोलंबस के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला जहाजों के नाम से जाना जाता है। साटा मारिया पिंटा और नीना कोलंबस के द्वारा प्रयोग में लाए गए जहाजों के नाम हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अंटार्कटिका पार करने के लिए इन तीनों जहाज़ों के एक बड़े बेड़े का उपयोग किया था। इनमें से सांता मारिया सबसे बड़ा था और कोलंबस का प्रमुख जहाज था, जबकि पिंटा और नीना छोटे जहाज थे। सांता मारिया नामक जहाज दिसंबर 1992 ईस्वी में हिस्पानियोला के पास कई चट्टानों से टकराकर डूब गया था। पिंटा दूसरा सबसे बड़ा जहाज था। इसके कप्तान मार्टिन अलोंसो पिंजोन थे। प्रश्न संख्या 55 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्होंने भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर ने। भारत में स्वतंत्र लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। यह पार्टी मुख्य रूप से बॉम्बे और मध्य प्रांतों में। प्रश्न संख्या 56 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सी वजह बंगाली महिला एवं स्वतंत्रता सेनानी थी जो मुख्यतः महिला अधिकारों की हिमायती तथा ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक पथ प्रदर्शक के रूप में जानी जाती हैं? इसका सही आंसर जो ऑप्शन है बेगम रुकैया ने। रुकैया सखावत हुसैन का जन्म 9 दिसंबर को पैरबंद रंगपुर बंगाल देश में हुआ था। इन्हें आमतौर पर बेगम रुकैया के नाम से जाना जाता है। विचारक, लेखिका, स्वतंत्रता सेनानी और मुख्य रूप से महिला अधिकारियों की समर्थक थीं। इन्हें व्यापक रूप से ब्रिटिश शासन के समय में भारतीय उपमहाद्वीप में महिला शिक्षा का अग्रणी माना जाता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।
और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विश्व इतिहास से संबंधित तथ्यों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।